हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेनिश हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है मलासना 32 या फिर 32 मलासना स्ट्रीट। ये फिल्म हाल ही में मतलब 2020 में रिलीज हुई है और इस फिल्म का डायरेक्टर है अल्बर्ट पिंटो। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 79% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। देयर इज ह्यूमर कि ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, मतलब इंस्पायर्ड है। ये कितना सच है कितना झूठ उसके बारे में हम इसी वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। साल है 1972। कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड विंटेज बिल्डिंग से। हम तो छोटे लड़के को देखते हैं। दो भाई हैं ये लोग, सीबर्स एंड जूलियन, जो एक मार्बल को लेकर झगड़ रहे थे। इतने में सीबर्स के हाथ से वो मार्बल नीचे गिर जाता है और सीढ़ियों से होते हुए नीचे वाले फ्लोर पर जा पहुंचता है। वो मार्बल उनके बिल्कुल सामने था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो लोग उन सीढ़ियों को पार करने से झिझक रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। इसके बावजूद जूलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही वो उस मार्बल को उठाने जाता है वो मार्बल अपने आप उस फ्लैट के अंदर चला जाता है। ऊपर से सीबस उसे बार बार मना कर रहा था उस ओल्ड लेडी के फ्लैट के अंदर जाने से, मगर फिर भी जूलियन को वो मार्बल वापस चाहिए था। वो अंदर जाता है और हॉलवे के एंडिंग वाले कमरे में उसे अपना मार्बल दिखता है, लेकिन वहीं पर वो ओल्ड लेडी भी बैठी थी, सफेद कपड़ों में, सफेद बालों वाली। जैसे ही जूलियन उस मार्बल को उठाता है वो ओल्ड लेडी आम चेयर से नीचे गिर जाती है। वो दो बच्चे तो वहां से भाग निकलते हैं और हमें पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन 4 साल बाद की है, 1976। हम फिर से एक बार उसी बिल्डिंग को देखते हैं विद अ न्यू फैमिली, दी ऑलमेडो फैमिली। ये फैमिली गांव में सब कुछ बेचकर नई नई मैड्रिड में आई है, जिससे अपना लोन चुका सके और जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। इस फैमिली में है मैनोला, उसकी गर्लफ्रेंड कैंडेला, उसका पिता, उनकी बड़ी बेटी अम्पारो जो सिर्फ 17 साल की है, और एक टीनेजर लड़का पेपे, और सबसे छोटा बेटा रफाएल, इन शॉर्ट राफा। ऑनेस्टली उन्हें ये घर बहुत ही सस्ते में मिला है। जनरली इस एरिया में ऐसा घर काफी कॉस्टली आता है, मगर उनके लिए ये चीपेस्ट प्राइस भी काफी ज्यादा था। उन्हें अपनी पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट करना पड़ा। अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, आराम करने का वक्त भी नहीं। तो नए घर में शिफ्ट होने के अगले दिन से ही मैनोला और कैंडेला दोनों को ही काम पर निकलना पड़ता है। घर में रह जाती है तो एम्पारो सबका ख्याल रखने के लिए। घर तो बहुत ही अच्छा था, स्पेशियस, वेल फर्निश्ड, मगर फिर भी पता नहीं क्यों सभी को इस घर में से एक नेगेटिव वाइब आ रहा था। इवन वो जो रियल्टर आया था उनके साथ, वो भी इस घर को खोलने से झिझक रहा था। ऊपर से बिल्कुल पहले दिन ही एम्पारो के साथ एक अजीब सा हादसा होता है। वो जिस कमरे में रुकी थी उसके क्लोजेट में बहुत सारे ओल्ड गाउन्स थे, शायद उस ओल्ड लेडी की। उनमें से बस एक ग्रीन गाउन को छोड़कर बाकी सारा सामान अम्पारो बाहर फेंक देती है। रात में अपने भाई को नहलाने की ड्यूटी उसकी थी। जब अम्पारो उसके लिए सूखे कपड़े लाने बस कुछ ही मिनट के लिए रूम से बाहर गई थी तो इस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अम्पारो दरवाजे के नीचे से झांकती है तो उसे राफा रूम के कोने में बैठा दिखता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कमरे के एक कोने में देख रहा था। अम्पारो को कमरे के अंदर से एक ओल्ड लेडी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कोने में देखती है तो उसे वहां किसी के पैर नजर आते हैं जो दिखने में किसी डायन के लग रहे थे। अम्पारो अपने पेरेंट्स को बुलाती है और मैनोला दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाता है तो उसे राफा खिड़की पर बैठा दिखता है। ये फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। अगर वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, मगर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे सेफली कमरे से बाहर निकाला जाता है। अम्पारो को भी उस कमरे में कहीं भी कोई भी डायन नहीं दिखती, मगर हाँ, उसके क्लोजेट में वो सारे के सारे गाउन्स वापस आ चुके थे। दूसरी तरफ पेपे को भी कुछ अनूठा लग रहा था। उसे अपने सामने वाली खिड़की पर एक लड़की दिखती है जो उसे नोट भी भेजती है। उसका नाम था क्लारा और वो लिखती है कि वो पेपे के लिए ही वेट कर रही थी। बात बहुत अजीब तो है, लेकिन पेपे उतना माइंड नहीं करता। चलो एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट मिला यहाँ पर रहने का। उधर अम्पारो हमेशा से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, तो अभी वो जब शहर में है तो एक बार कोशिश करने की वो सोचती है। नेक्स्ट डे जब मनोला और कैंडेला काम पर थे तो अम्पारो फोन डायरेक्टरी से इंस्टीट्यूट का नंबर ढूंढने लगती है। तभी उसे उसी डायरी पे किसी सुजाना का नंबर मिलता है। वो यही सोच रही थी ये लेडी कौन हो सकती है, तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है।
वो किसी से बात कर रहा था, किसी इनविजिबल एंटिटी से जिसे सिर्फ वो ही देख पा रहा था और सुन पा रहा था। अम्पारो जल्दी से उसे टोकने जाती है, मगर तभी उसे अपने नानू का ख्याल आता है। वो अपने कमरे में नहीं थे। असल में उन्हें भी इस घर में बहुत कुछ अजीब महसूस होने लगी थी। वो बीमार है, मेंटली सिक भी, तो शायद उनके बातों पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, मगर उन्हें इस घर में बार बार किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। आज सुबह फाइनली वो इतने परेशान हो गए कि वो अकेले ही घर से निकल पड़े। तब घर में पेपी भी नहीं था, तो मजबूरन अम्पारो को ही नानू को ढूंढने जाना पड़ा। अकेला रह गया तो सिर्फ 5 साल का राफा। उसे लिविंग रूम से टीवी की आवाज सुनाई देती है। कार्टून चल रहा था तो वो बच्चा वहीं पर टीवी के सामने बैठ जाता है, मगर कुछ समय बाद स्क्रीन पर एक ओल्ड लेडी का पुतला आता है जो उसे उसके साथ खेलने के लिए कहता है। राफा डर जाता है और टीवी ऑफ कर देता है, मगर वो ब्लैक स्क्रीन पर उसे अपने पीछे वाले चेयर पर एक ओल्ड लेडी दिखती है। ये वही डायन थी जो रियलिटी में नहीं थी। राफा जैसे चिल्लाने जाता है, ये डायन उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। रह जाता है तो सिर्फ उसका स्पिनिंग टॉप, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। जब अम्पारो नानू को लेकर घर लौटती है वापस, तो राफा कहीं नहीं मिलता उसे। वो जल्दी से पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है और वो लोग पुलिस आसपास सभी जगह पर ढूंढते हैं। लोकल लोगों से पूछताछ भी करते हैं, मगर राफा जैसे गायब हो चुका था। मैनोला, कैंडेला और पेपे सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अकेले घर में अम्पारो को फोन की घंटी सुनाई देती है, मगर उन लोगों ने तो अभी तक कनेक्शन ही नहीं लिया था। ये फोन तो डेड था। अम्पारो उस फोन को रिसीव करती है और उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर अम्पारो को एहसास होता है कि ये आवाज इसी घर के एक दीवार के पीछे से आ रही थी और ये दीवार नेक्स्ट फ्लैट से कनेक्टेड था। मतलब शायद अम्पारो उस फ्लैट में है। तब तक बाकी फैमिली मेंबर्स भी वापस आ चुके थे, तो सभी मिलकर उस फ्लैट में जा पहुंचते हैं। वहां अंधेरे में उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखती हैं, एक छोटे बच्चे की और एक अडल्ट की, जो उसी दीवार की तरफ जा रही थी। अम्पारो को एक कमरे में अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाती है तो उसे कर्टेन के पीछे एक साया भी नजर आता है, जो देखते ही देखते लंबा हो जाता है और ये वही डायन थी। इस बार ये डायन अम्पारो पर हमला कर देती है। अम्पारो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, रोने लगी थी। उसने जो देखा, जो सुना, वो बिलीव करने लायक है ही नहीं, मगर इन सब का कुछ तो मतलब होगा। तो वो नेक्स्ट डे ही एक फोन बूथ से सुजाना को कॉल करती है, मगर जैसे ही वो अपना एड्रेस बताती है, सुजाना फोन काट देती है। लगता है इस घर के साथ उसका एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं। एट द सेम टाइम पेपे को फिर से क्लारा एक नोट भेजती है जिस पर लिखा था उसे पता है राफा कहाँ है। अगर पेपे को जानना है तो उसे बेसमेंट में आना पड़ेगा। पेपे उसी वक्त बेसमेंट में जाता है। वहां उसे क्लारा मिलती है जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पेपे की नजर आने पे पड़ती है वो डर जाता है क्योंकि उसे आईने में वो डायन दिख रही थी। सफेद बाल, सफेद कपड़ा और हाथ और पैर के बड़े बड़े नाखूनों से वो पेपे से लिपट रही थी। ये देखकर पेपे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद हम अम्पारो को घर वापस आते हुए देख पाते हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग फील होने लगी थी और उसके पेट पर किसी के पंजे का निशान भी था। वो किचन की तरफ जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर से अपने नानू में वो डायन दिखती है जो पोजेस्ड हो चुके थे। नानू राफा के आवाज में कहते हैं, अभी फोन बजने वाला है, तुम उसे रिसीव करो और मुझे बचाओ। सच में उसी वक्त फोन की घंटी सुनाई देती है। अम्पारो जल्दी से वो फोन रिसीव करती है और उसे फिर से एक बार उसी फ्लैट से अपने भाई की चिल्लाहट सुनाई देती है। वो फिर से एक बार उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। इस बार उसकी नजर पड़ती है वहां पर रखे ग्रैंड फादर क्लॉक के ऊपर। वो बंद था लेकिन फिर भी उससे आवाज आ रही थी और फाइनली उसी के नीचे वाले बॉक्स में से अम्पारो को राफा का हाथ दिखता है। राफा वैसे तो ठीक ही था, मगर वो बिल्कुल चुप हो चुका था। एक क्राइसिस बीती नहीं कि इसी बीच अम्पारो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। असल में गांव में रहते वक्त एक लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप था, लेकिन अभी वो इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉइजन खाकर इसे अबॉर्ट करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसके हाथ से वो ग्लास फेंक देता है और उसके ड्रेस पर लिख देता है स्लर्ड। किचन का दरवाजा बंद हो चुका था और बिजली भी नहीं थी और अंधेरे में अम्पारो को अपने पीछे उसी डायन की आवाज सुनाई देती है जो एक ही शब्द कह रही थी, माइन, मतलब मेरा। बिजली जाने की वजह से राफा की नींद भी टूट गई थी और उसकी वजह से उसके माँ की भी। राफा कॉन्स्टेंटली एक ही तरफ देख रहा था, तो कैंडेला वहां चेक करने जाती है। उसे पहले वहां अंधेरे में से एक हाथ निकलता हुआ दिखता है और उसके बाद एक चेहरा उसी डायन का। एट द सेम टाइम मैनोला को भी अपने कमरे में वो डायन दिखती है
तो सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, इधर उधर भागने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। उधर किचन के अंदर अम्पारो की हालत खराब हो चुकी थी। पेपे किसी तरह से दरवाजा तोड़कर अपने बहन को बाहर निकालता है और वो सभी मिलकर उसी वक्त उस घर से भाग निकलते हैं। वो रात वो लोग किसी तरह से एक होटल में बिताते हैं और सुबह होते ही उस रियल्टर से मिलने जाते हैं, मगर कुछ पॉलिसीज के कारण उन्हें वो घर छोड़ने का परमिशन नहीं मिलता। अगर वो लोग अभी इस घर को छोड़ देंगे तो उन्हें डिपॉजिट का पैसा नहीं मिलने वाला, और पैसों के बिना उनके पास जाने के लिए और कोई जगह भी तो नहीं है, मतलब उन्हें उसी घर में रहना होगा एट एनी कॉस्ट। मगर उस डायन से वो लोग कैसे डील करेंगे? इतने में कैंडेला को एक बात याद आती है। कुछ दिन पहले जब वो ड्यूटी पर थी, उसे वहाँ एक लेडी मिली थी जूलिया नाम से। उनकी बेटी लोला पैरालाइज्ड है, मगर कैंडेला को देखते ही वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। उसकी माँ कैंडेला को एक कार्ड देती हुए ये बताई थी, ये लोला तुम्हें देना चाहती है, तुम्हारे बच्चे को इसकी जरूरत है। अभी कैंडेला को इसका कोई मतलब तो समझ नहीं आया, मगर वो इतना समझ चुकी थी कि जूलिया ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो उसी वक्त उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। उनसे जाकर मिलने पर जूलिया कैंडेला को ये क्लियरली बताती है कि ये डायन तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ चुकी है, तुम लोग घर बदलो या कुछ भी कर लो, ये तुम्हारा पीछा तब भी करेगी। दूसरी तरफ अम्पारो को ये लग रहा था कि सुजाना ही उसकी मदद कर सकती है, तो वो उसके घर जाती है। वहाँ उसे बिल्कुल वैसी ही फोटोज दिखती है जो उसके घर में भी है, और ये सुजाना भी इसी फोटो की तरह दिख रही थी। मगर वो कहती है कि इन फोटोज में वो नहीं है, उसका जुड़वा भाई है, मगर ये फोटोज तो किसी लड़की की है। तब सुजाना बताती है कि ये फोटोज असल में उसके भाई मिगवेल की है। वो एक लड़का होकर भी लड़कियों की तरह ही बिहेव करता था, गाउन्स पहनता था, मेकअप करता था, हील्स पहनता था। उसे माँ बनने का बहुत शौक था। एक बार उसके पिता ने मिगवेल को बेसमेंट में एक लड़के के साथ इंटीमेट हालत में देख लिया था, तो अपना सम्मान बचाने के लिए उन लोगों ने उसे पनिश करना शुरू किया। पहले उसे उस ग्रैंड क्लॉक में बंद रखा, मारा पीटा, कमरे में बंद रखा, खाना नहीं दिया, मगर इस सब का कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। वो दिन बे दिन और ज्यादा फेमिनिन बनती जा रही थी। अपने आप को मिगवेल नहीं क्लारा बुलाती थी। वो गाउन्स भी उसके ही थे, वो लड़कियों की तरह हेयर स्टाइल भी करता था। उसकी वॉइस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ लड़कियों की तरह हो चुकी थी। इस कारण की वजह से जीवन भर उसे अपने कमरे में बंद रखना पड़ा। पेरेंट्स के मरने के बाद सुजाना अपना हिस्सा अलग कर ली। उसे फ्लैट नंबर 3A मिला और क्लारा को 3B। लेकिन क्लारा सुजाना को नहीं भूली। वो हमेशा उसे कॉल किया करती थी, क्योंकि उसे एक फैमिली की बहुत चाहत थी, एक बेटी की चाहत थी। जिंदा रहते वक्त तो उसे वो नहीं मिला, तो अभी मौत के बाद वो उसे पाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उसने राफा को अपने पास लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला अम्पारो प्रेग्नेंट है, तो उसने राफा को छोड़ दी। अभी उसका शिकार अम्पारो का बच्चा था। उसे हर हालत में वो बच्चा चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले सकती है। अम्पारो भी समझ चुकी थी उसे क्या करना है। वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। उधर हम कैंडेला को देखते हैं। वो जूलिया और लोला को लेकर उस हॉन्टेड अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। लोला असल में एक परफेक्ट मीडियम है, तो उसके जरिए वो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये डायन क्यों उन्हें हॉन्ट कर रही है। लेकिन लोला पोजेस्ड होकर उन पर ही हमला कर देती है। उसके एक इशारे पे सभी लोग दीवार से जाकर चिपक गए थे, कोई हिल तक नहीं पा रहे थे। वो राफा की तरफ आगे बढ़ती है उसे अपने साथ ले जाने, मगर ठीक उसी वक्त उसके सामने जा पहुंचते हैं अम्पारो। वो उसे रोकने के लिए एक कांच के टुकड़े से अपने पेट को काटने लगती है। इससे क्लारा की आत्मा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इस बच्चे को वो अपना मानती थी। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, और उसके वीक हो जाने की वजह से बाकी सब भी तब तक अपने आप को फ्री कर पाए थे। इसी मौके का फायदा लेकर मनोला अपने बेटी को बचाने के लिए पोजेस्ड लोला पर हमला करके उसे लेकर ही बालकनी से नीचे कूद जाता है। इससे उसकी तो मौत हो जाती है, मगर क्लारा की आत्मा भी लोला का शरीर छोड़ने पे मजबूर हो चुकी थी। मतलब आखिरकार उन्हें इस डायन से मुक्ति मिल ही गई, मगर कीमत कुछ ज्यादा ही चुकाना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद वो लोग गाँव वापस चले गए। मनोला के मौत के बाद उसके इंश्योरेंस पॉलिसी से उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसा मिला था। उससे उनका सारा लोन क्लियर हो गया और अभी वो लोग अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। अभी सवाल ये है, ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है कि नहीं, जिसका जवाब है किसी पर्टिकुलर स्टोरी पे तो ये बेस्ड नहीं है, मगर हाँ बहुत सारे स्टोरीज से, रियल स्टोरीज से ये कहानी इंस्पायर्ड है। तो उस तरीके से यस, ये फिल्म रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मगर इस फिल्म में जो पर्टिकुलर अपार्टमेंट, जो हॉन्टेड अपार्टमेंट दिखाया गया है 32 मालसाना स्ट्रीट, वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मद्रिद में ऐसा कोई घर है ही नहीं। मगर हाँ, उस एरिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स की खबर मिलती है।
दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मुझे इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही ज्यादा वीक लगी। सेटअप बहुत ही अच्छा था, 3/4 ऑफ दिस फिल्म इज क्वाइट गुड, मगर एट द एंड दिखाया गया वो घर हॉन्टेड ही रह गया उनके जाने के बाद भी। मतलब उनके साथ तो वो चुड़ैल जुड़ चुकी थी, तो वो लोग कैसे निकल गए वहां से सेफली, आई रियली डोंट नो। तो मेरे ख्याल से द एंडिंग स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ना कोई एग्जॉर्सिज्म ना वैसा कुछ, मतलब सारा एक्साइटमेंट पानी में चला गया। एनीवेज इट्स गुड फॉर वन टाइम वॉच, कुछ जंप स्केयर सीन्स है, अच्छे हैं, बट नथिंग मोर देन दैट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, टाटा।